हाँ जी, आराम आराम, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, तो ये 6 lakhs आ गया, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। तो ये 6 lakhs आ गया, तो फिर इसका 10% कितना हो गया मैनेजर कमीशन? 60,000। अब जरा चेक करके देख लो टोटल 8 lakhs बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है हमारी। जो आपका मैनेजर कमीशन है वो इसका 10% है कि नहीं है? क्लियर हुआ? समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था कि मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% होना चाहिए कमीशन। ठीक है। अब क्योंकि ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कैसे करें? तो एक तरीका तो भैया ये है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपने इस तरीके से निकाल लिया। इसमें हमने क्या किया? हमने मैथमेटिक्स की हेल्प ली। क्या करा? लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी एक्स। समझ में आया? तो हमने ऐसे नेट प्रॉफिट को एक्स मान लिया और इस तरह से इक्वेशन बना ली और एक्स को निकाल लिया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो भाई देखो, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो लेट लेट उठा लेते हैं कि हाँ भाई हम हर चीज में हम लेट करके कर लेंगे, याद आ गया ना। पर मैंने तो आपको सिखाया भाई, हम अकाउंट्स में और दूसरा तरीका भी सीखेंगे। याद करो, जब आप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया होता था और परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालते थे, तो वहां भी एक तरीका था, लेट करके कर सकते थे। लेकिन मैंने एक और तरीका भी सिखाया था, फॉर्मूला तरीका एक बताया था, है ना। तो यहाँ भी एक शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ, लेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ये नहीं कह रहा मैं लेट करने से आंसर नहीं आएगा या मत करो, करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, इसको हटा रहा हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ रहा था बेटा? अगर हम बात करें कि प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, 6,60,000। अब अगर मैं इसी से रिलेटेड फॉर्मूला बना दूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना था? 10 अपॉन में 100 लिखने की जगह क्या फॉर्मूला है देखो, 100 प्लस रेट यानी 100 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा नीचे? 110। आई बात समझ में? तो आपका ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, एक शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेट करने का आफ्टर वाले केस में। ठीक है, तो मैं इसको पूरा वैसे लिख देता हूँ। ये नीचे कितना आ जाएगा? 110। कितना हो गया? 60,000। क्लियर हुआ? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, सो इट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन आफ्टर वाले केस में। अदरवाइज एक्स से तो आप कर ही सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्स से नहीं कर सकते। तो कभी बाय चांस कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो आपके पास वो लास्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए। बट ये एक और इंपॉर्टेंट चीज ये, जब 12th में जाओगे ना, 12th में भी इसका काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए बेटर है कि आप इसी तरीके से इसको याद करो, बिफोर और आफ्टर वाले। बिफोर वाले में तो सिंपल जैसे आप लगाते थे फॉर्मूला, इंटू रेट अपॉन 100। आफ्टर वाले में इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? अगर यही रेट 10% की जगह मान लो 5% हो जाए तो परीक्षा क्या करते हैं? 5/100 + 5 यानी 5/105। जरा करके देखिए एक बार, देखिए जरा करना कितना आता। 6, अगर 5% का एग्जांपल लेके देखते हैं इसमें, देखिए जरा, अगर 5% का एग्जांपल लेते हैं, 6,60,000 इंटू 5 करो सब लोग अपने पास, डिवाइडेड बाय 105 कितना आ जाता है बेटा? है डेसिमल्स में आ गया, कोई बात नहीं, लिखते हैं एक बार। उसको थोड़ा सा 1 रुपए का फर्क आएगा ना। तो ये आ गया 31,429। 31,429। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक बार जरा, 31,429। तो अगर इसमें ये नेट प्रॉफिट माइनस करते तो कितना आता? यानी कितना था प्रॉफिट? 6,60,000 माइनस 31,429, यानी हो जाता 6,28,571। अब जरा डायरेक्टली इसका निकाल के देखो, 5% निकलता है कि नहीं? 10 की जगह 5 का एग्जांपल ले रहे हैं ना, देखिए जरा आप सही बैठ रहा है कि नहीं? 628,571 का 5% अगर मैं निकालता तो यही आता 31,429। आई बात समझ में? तो ये हर जगह फॉर्मूला ट्रू है, आपको चाहे 5% हो, 10% हो, 2.5% हो, 1% हो, कुछ भी हो। जब भी आफ्टर वाला केस आएगा तो आपने क्या करना है? इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो आपने ले रखा था वही लोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, बट फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो वापस से इसको जरा चेंज कर देता हूँ, 10% के हिसाब से कर देता हूँ ताकि फिर आप फोटो ले सको। हाँ जी, तो ये आपका 10% हो गया आफ्टर वाले केस में, यहाँ पे आ गया 60,000 और यहाँ पे आ गया 6 लाख। जो आपकी क्या बोलते हैं इफेक्ट है, वो इफेक्ट तो सेम रहने वाले हैं भाई, एंट्री यही होने वाली है, बस 66 की जगह आप कितने से हो जाएगी, 60,000 से। सो बिफोर और आफ्टर में इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट तो वही है, बस फर्क किस चीज का है, अमाउंट का। क्लियर, समझ आई बात। तो आपका यहाँ पे अमाउंट 60,000 आएगा, इफेक्ट वही है, एक P&L में जाएगा और दूसरा आउटस्टैंडिंग के नाम से बैलेंस शीट में आएगा। आर यू विद मी, समझ में आया सबको? मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ अगर सबको क्लियर है तो। हाँ परीक्षा बेटा, क्या डाउट है बताओ। प्रथम आपको क्लियर है? प्रथम आर यू देयर? ये पानी पीने चला गया लग रहा है। हाँ परीक्षा बताओ। सर वर्किंग नोट्स दिखाने हैं। हाँ ये जो कैलकुलेट कैसे किया है ये वाला पार्ट, यही कह रहे हो? हाँ बेटा ये दिखाना है, ताकि ये टीचर को, सर क्योंकि ये इस केस में थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इट इज बेटर टू शो। आपको याद होगा मैंने वहां भी बोला था, जब एज अ परसेंटेज ऑफ सेल और एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट वाली चीज थी कि भाई वहां दिखाओ कैसे निकालना, नहीं तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि कैसे निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाना ये जरूरी है। क्लियर हो गया? और प्रोविजन वाले केस में भी दिखाना होगा वर्किंग नोट ना। प्रोविजन वाले में मतलब वो तो सिर्फ कैलकुलेशन हुई ना। प्रोविजन फॉर, हाँ पर उसमें भी हम फॉर्मूला लगा के करते हैं, हाँ किसी हाँ वो डायरेक्ट वैल्यू दिखाना लिख है, देते दिखाना हैं। है, दिखाना है, दिखाना है, ये वाला कह रही है, फॉर्मूला कह रही है, फॉर्मूला दिखाने के लिए दिखाना है, ये हाँ फॉर्मूला हाँ, बोल रही है ये ना। फॉर्मूलाज पुट करके से जैसे हम लिखते हैं, हाँ। आपका, हाँ तो ये दिखाना है बेटा फॉर्मूला, आप अपने वर्किंग में दिखाओगे ना, ये जो फॉर्मूले थे दोनों, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर, अगर ये वाले केस आते हैं आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो दिखाओगे बेटा, तभी तो इजी रहेगा, पता चलेगा कैसे आया है। अदरवाइज उसको कैसे पता चलेगा, आप सोचो, आप ये सोचो, तो उसको सीखेगा 14,000, 14,000 कहाँ से आया भाई, कहीं ना कहीं तो वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, और बताओ परीक्षा। और ये वाली जो एडजस्टमेंट है मैनेजरियल कमीशन, ये रिजर्व्स के भी बाद आती है ना लास्ट। हाँ अब ये समझ लेते हैं कि ये एडजस्टमेंट कब होगी। नहीं तो ये रिजर्व से पहले होगी, रिजर्व किसका बनेगा, जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका। तो होगा क्या, आप पहले ये एडजस्टमेंट करोगे, मान लो यही वाला केस होता आपका, इसी में रिजर्व लिखा होता है 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करते बेटा, आप अपना ये प्रॉफिट निकाल, ये 60,000 का मैनेजर कमीशन निकाल लेते, बिफोर या आफ्टर जो भी केस होता है उसके हिसाब से निकाल आता फॉर्मूले में डाल के। अब उसके बाद यहाँ पे एक और आपकी एंट्री आ जाती है टू रिजर्व। ठीक है, मान लेते हैं 10% करना है ट्रांसफर, तो इसी केस के हिसाब से कितना हो जाता है 10%, 6 लाख का 60,000, यहाँ कितना बचता 5,40,000। क्लियर, समझ में आई बात। ये दोनों को टोटल मिला के नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। ये तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है और वो एक तरह से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व है। तो सॉरी, नीचे वाला है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और ऊपर वाला एक तरह से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, पर है तो दोनों नेट प्रॉफिट ही, उसी का तो एक पार्ट था रिजर्व भी, याद करो। तो मैंने अब लॉजिकली समझना, बोले तुम कहोगे हम ना ये रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या मैनेजर छोड़ देगा कमीशन उसके ऊपर, मतलब भाई तो टोटल नेट प्रॉफिट पे कमीशन दो ना भाई, तुम चाहे रिजर्व में ट्रांसफर करो या तुम अपने घर ले जाओ, मुझे उससे क्या मतलब। आई बात समझ में, क्लियर। तो कभी भी अगर ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ आती हैं तो ऐसे केस में पहले मैनेजर कमीशन की होगी उसके बाद रिजर्व की। ठीक है, मेरा पॉइंट था कि मैनेजर कमीशन इज सपोज टू बी द लास्ट एडजस्टमेंट, बाकी सारी सब कर लो पहले, जितनी भी और एडजस्टमेंट्स हैं उनके बाद ये होगी, हाँ लेकिन रिजर्व भी अगर है तो रिजर्व उसके बाद। ठीक है, लॉजिक समझ आया सबको? जरा इसको वापस कर देते हैं भाई, जैसे ये पहले था, और फिर आप फोटो खींच लेना आपकी बात, एक सेकेंड ना। हाँ जी, तो एक बार इसकी फोटो दोबारा खींच लो, इस वाले पार्ट की खींच लो, नीचे वाले। ठीक है, नीचे मैंने इसमें कैलकुलेशन भी दिखा रखा है किस तरीके से किया है, कुछ नहीं वही लिखा हुआ है जो आप नॉर्मल कर रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड करिए अगर कुछ होती, इस केस में नहीं थी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन कमीशन माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन से पहले वाला नेट। ठीक है, क्लियर। और इसका हमने परसेंटेज निकाल लिया, डिपेंडिंग अपॉन अगर सीधा इसी का परसेंटेज था तो इंटू 10/100, और अगर आफ्टर का केस था तो इंटू 10/100।
क्लियर हुआ गाइस? फोटो खींची इसकी, खींच ली फोटो, चलो आगे। ओके, इसकी भी खींच लो एक बार। ये लो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आफ्टर वाला खींच लो, ठीक है। इसमें मैंने एक्स वाला भी रखा हुआ है आपके सामने, ताकि आपको याद रहेगा, एक्स से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक्स वाला मत करना, उसमें अंदर से टाइम लगेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा आसान है, जो शॉर्टकट है वो भी आना चाहिए ना यार, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? विद दिस ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म होता है। अब आपने जो क्वेश्चन किए हैं, अगर आपका कोई डाउट है जो आप अभी डिस्कस करना चाहते हो, अब अभी आपने ये नहीं करे होंगे चीजें, तो ये तो आप करो अब बैठ के। जो मैंने कहा था ना छोड़ देना क्वेश्चंस में, अभी ये वाला पार्ट अब आप कर सकते हो, अब आप करो। लेकिन जो करे हैं क्वेश्चन, उनमें अगर कोई डाउट है चेक कर लो क्वेश्चंस में, अगर कोई डाउट दिख रहा है सर इस पॉइंट का क्या मतलब था या इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी, अगर कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। देख लो एक बार, आराम से देख लो, कोई बात नहीं। हाँ परीक्षा, बाकी लोग भी देख लो भाई एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 20.73। 20.73। हाँ जी, बोलो। फोर्थ पार्ट। प्रोवाइड सैलरी टू शुभू 15,000 पर एनम। शुभू कौन है भाई, ओनर है क्या? हाँ, तो सैलरी के नाम से आ यस जाएगा यार। कुछ नहीं है उसमें, जैसे आप सैलरी दे रहे थे ना, सैलरी लिख रहे थे, क्या नाम है, टू सैलरीज, इसमें है सैलरी ऑलरेडी, है कहीं पे? हाँ, तो इसी में ऐड कर देना सैलरी टू ओनर, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट कैपिटल में जाएगा, पे थोड़ी ना करा अभी, क्या दिखाना? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, सेम वही लॉजिक। लॉजिक लगाओ ना, देखो खर्चा है फर्म के लिए तो खर्चा दिखाओगे P&L में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, अभी तक पे तो किया नहीं है, ठीक है, पे तो किया नहीं है तो ओनर के अकाउंट में ऐड कर दोगे। सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक था, सेम पार्टनर को सैलरीज दे रहे हो, आप इसको अलग से भी दिखा सकते थे, टू पार्टनर कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सैलरी वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली पार्टनरशिप में आता है, ओनर के केस में सैलरी वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली आता नहीं, ठीक है, अगर मतलब इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप ऐसे लिख सकते हो, टू सैलरी जो लिख रहे थे उसके अलावा अलग से भी हेडिंग डाल सकते हो P&L में, टू शुभू सैलरी, ठीक है, या टू ओनर सैलरी, और फिर उसको ऐड कर दोगे कैपिटल में अलग से बैलेंस शीट, ठीक है। और बताओ, हाँ भव्या क्या डाउट है बेटा? सर एक क्वेश्चन नंबर 13 का फिफ्थ पार्ट। नंबर 13 का फिफ्थ पार्ट कह रहा है, ऑन 25th March गुड्स कॉस्टिंग 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 1000 फॉर गुड्स, 2000 फॉर फर्नीचर। तो पहली चीज तो बेटा ये दो एडजस्टमेंट है, एक पे डाल दिए, दो एडजस्टमेंट है अलग अलग, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मैंने आपको दोनों अलग अलग समझाई थी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में क्या होगा, 1500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, 1000 रुपए का कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके समझते हैं। तो पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का इफेक्ट समझाओ, क्या होगा? सर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेज द। हाँ, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो एंट्री हो गई, इसका इफेक्ट क्या होगा अगर मैं इफेक्ट की बात करूं? अब हम इफेक्ट की बात करते हैं। सर इसका पहला इफेक्ट तो सर ये होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्रेडिट साइड हो जाएगा। हाँ, तो एंड सर एक वो ऑप्शन तो होता था, 1500 सर। वेरी गुड, तो एक ऑप्शन तो होता था, या तो हम उसको परचेज में से माइनस करके दिखाते 1500 रुपए, या फिर उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाते। मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। तो एक इफेक्ट हो गया, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आएगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पहला इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट बताओ। सर दूसरा इफेक्ट सर बैलेंस शीट पे एसेट साइड जाएगा 1000। किस नाम से? सर ये इंश्योरेंस कंपनी का नाम। इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। और जो 500 बच गए दूसरे इफेक्ट के, वो कहाँ जाएंगे? सर ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड के लॉस डेबिट अकाउंट की साइड। डेबिट साइड पे आएंगे, लॉस बाय फायर, वही जो भी ऊपर लिखा था गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है। क्लियर हुआ, ये गुड्स लॉस बाय फायर का हो गया। अब आ जाते हैं एसेट का। फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, तो फर्नीचर में आग लग गई, तो ऐसे केस पे क्या होगा, इसके बताओ इफेक्ट क्या होंगे? सर एक तो सर फर्नीचर सर इसमें सर ट्रायल बैंक में फर्नीचर दे रखा सर, फिर उसमें हम वो कर लेंगे फाइनेंस। हाँ, तो जो आप फर्नीचर लेके गए होगे बैलेंस शीट में, कितना फर्नीचर था? फर्नीचर भाई ऊपर, फर्नीचर 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 6300। 6300 का जो फर्नीचर दिख रहा है, आप वो इनर कॉलम में लिखोगे बैलेंस शीट में,
उसमें से 3000 माइनस करोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहाँ होगा, फर्नीचर में से माइनस होगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, सर दूसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट सर। कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सर ये आएगा 3000। 3000 क्यों आएगा बेटा, 3000 में से 2000 का तो क्लेम एक्सेप्ट हो गया ना, तो 2000 तो जैसे आपने पहले किया, 2000 तो कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट साइड में आएगा। यस इंश्योरेंस कंपनी का यस आप सर लिख वो रहे थे जाएगा ना जहाँ 1000। 1000, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से 1000 इसके लोगे गुड्स के और 2000 किसके लोगे, फर्नीचर के। तो इंश्योरेंस कंपनी में ये 2000 उसी में ही ऐड करके टोटल 3000 आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपका इसके दो इफेक्ट दोबारा से बता रहा हूँ, एक तो एसेट में से माइनस हुआ 3000, ठीक है, फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो है उसको स्प्लिट कर दिया हमने, स्प्लिट करके दो पार्ट्स में दिखाएंगे, स्प्लिट करके कहाँ कहाँ जाएगा। एक तो आपका इंश्योरेंस कंपनी में ऐड हो गया 2000 एसेट साइड पे, और 1000 रुपए का नुकसान हुआ वो जाएगा P&L में, वहां आप लिखोगे फर्नीचर लॉस बाय फायर 1000। और अगर आपने सिर्फ लॉस बाय फायर लिखा था, तो जो पहले लिखा था लॉस बाय फायर 2000, उसके अंदर 1000 ये और ऐड कर दो, ठीक है। समझ आई बात, और बताओ कृपया। आंसर एक लास्ट सा क्वेश्चन ऑफ 14 का सेकंड पार्ट। A new machine was purchased for 3000 on 1st April 2020, but it was not paid for and no entry was passed in the books. पहले इसका मतलब बताओ। सर इसका सर मतलब है कि हमने फर्स्ट एप्पल को मतलब मशीन खरीदी है, तो लेकिन सर हमने इसको मतलब वो मतलब मशीन के पैसे पे नहीं किए। आंसर में हमने ये बुक्स में से इसकी कोई भी वो एंट्री एंट्री नहीं करी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही गाइस, सब लोग ध्यान से पढ़ लो इस वाले पॉइंट को। अब जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना, सॉरी गाइस, आपकी गलती, आपने नहीं करा, अब तो मैं आंसर बता रहा हूँ उसका क्या करना, ठीक है। तो कुछ नहीं कर सकते भैया, कि अगर ये खुद करा होता ना तो मजा आता, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिमाग लगाते ना कि इसका क्या होगा। आई एम 120% श्योर, 200% श्योर कि इसमें गलती करके आया। क्या गलती होती समझा, ध्यान से सुनो। देखो, क्वेश्चन ने कहा है आपने एक नई मशीन खरीदी थी 3000 रुपए की, और वो उधार पे खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को, उधार पे लिखा इट वाज नॉट पेड, ठीक है। तो आपने उधार पे खरीदी, क्लियर हो गया। तो आपने 1 अप्रैल को उधार पे मशीन खरीदी 3000 रुपए की, आप उसकी एंट्री करना भूल गए, अभी आपने उसकी एंट्री नहीं करी, आप करेंगे एंट्री। तो अगर अब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होती बेटा, एंट्री सोच जरा हो गया। सर मशीन अकाउंट डेबिट टू सर मतलब सर मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर वर्ड नहीं यूज करते, वेंडर करते हैं। एसेट के लिए वेंडर वर्ड बताया था ना मैंने, क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है, एसेट के लिए वेंडर, ठीक है। तो मशीनरी टू वेंडर करते हैं, यानी इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो मशीन बढ़ जाती, तो आपकी ऑलरेडी मशीन आ रही है, देखो कितने की आ रही है, हाँ भाई मशीन, मशीन क्यों नहीं दिख रही मुझे, सर 14,600। हाँ मिल गई मशीन मिली 14,600, बीच में है सन्ड्री डेटर के ऊपर। तो जो 14,600 है, एक तो उसमें प्लस हो जाता 3000, और वेंडर के नाम से एक लाइबिलिटी में और अलग से आ जाता, ठीक है। अब नहीं सर कई, लेकिन सर इसमें वो है सर थर्ड पार्ट में दे रखा वेजेस इंक्लूड ₹500 पेड फॉर उसमें भी आ रहे हैं भाई, एक इंस्टॉलेशन एक ऑफ एक एक मशीन। करके समझना, एक पहले एक तो खत्म करने दे, खत्म का हुआ है, पहले इसको तो खत्म कर ले, फिर उस पर भी आ जाएंगे भाई। तो आप अभी क्या करते हैं, सेकंड वाले का बता रहा हूँ ना मैं तेरे को, अभी सिर्फ सेकंड वाले का समझो। गाइस ध्यान से सुन रहे हैं सारे लोग, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 14 क्या करते हैं हम इसमें, हाँ एक तरह से इसका मतलब था ये एंट्री अभी तक पास ही नहीं हुई है, तो हम इस एंट्री को पास करेंगे तो इफेक्ट क्या होंगे, मशीन बढ़ जाएगी 3000 से, और लाइबिलिटी साइड में एक वेंडर के नाम से 3000 रुपीज की लाइबिलिटी और आती है। अब एक बार दोबारा से बताया, तो कई स्कूल्स में वेंडर की जगह क्रेडिटर भी ऐड करा रहे होंगे, वो डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे होंगे, भाई अगर आपके स्कूल में क्रेडिटर में करा रहे हो क्रेडिटर में कर देना, अल्टीमेटली आएगा तो लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में अलग से वेंडर दिखाओ या क्रेडिटर में ऐड कर दो। आर यू गॉट दिस पॉइंट, समझ में आ गया, ठीक है। तो एक इफेक्ट तो मशीन बढ़ेगी, दूसरा इफेक्ट या तो वेंडर अलग से दिखाओगे लाइब्रेरी साइड में या क्रेडिटर में बढ़ा दोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल में क्या करा रहे हो चेक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यहाँ तक समझ आया भव्या, ठीक है। अगले पॉइंट, अगला यस क्या सर। लिखा है, वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब भैया इंस्टॉलेशन के लिए जो खर्चा करते हो वो तो उसी एसेट के अकाउंट में जाना चाहिए, हमने गलती से कहाँ डाल दिया, वेजेस अकाउंट में। तो क्या करें, सही करो इसको। तो आप जब वेजेस लिखोगे उसको इनर कॉलम में लिखना, P&L में जब वेजेस लिखोगे कितनी दी है,
31,250, तो 31,250 को इनर कॉलम में लिखना, उसमें से 500 माइनस हो जाएंगे भाई, ये 500 वेजेस में तो आने नहीं चाहिए ना, तो वहां से 500 माइनस करोगे और इस 500 को कहाँ ऐड कर दोगे, मशीनरी, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में मशीन में। समझ आई बात? तो आप एक तरह से जो गलतियां करी है उनको ठीक कर रहे हो आप। क्लियर हुआ? समझ आया? यस 100%? यस कोई डाउट यहाँ तक? अब प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो फिर भी आप कर लेते, जो मैंने बोला ना कि 200% आप ये क्वेश्चन गलत करते हो, यहाँ तक दिक्कत नहीं थी भाई। दिक्कत कहाँ है? आखिरी पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट, पढ़ो जरा क्या 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब कौन किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकालना है, जो टोटल अमाउंट आएगा ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। समझ आई बात? बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट था मशीनरी का दिख रहा था, कहाँ गया भाई मशीन का अमाउंट, 14,600, उसके ऊपर निकाल लेते। क्लियर हुई बात? तो आपको किस पे निकालना है, 14,600 प्लस 3,000 प्लस 500, ये टोटल जो अमाउंट आएगा उस पे आप निकालो। क्लियर? उसका 10% आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन तो शायद फिर भी सही कर देते, शायद बाय चांस हो सकता है तुक्के से सही हो भी जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर 3,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020, फिर पक्का गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते सब कुछ ऐड करने के बाद। अरे भैया जो 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी है उस पे तो प्रो राटा बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना, सिर्फ 6 महीने का। आई बात समझ में? जितने महीने यूज हुई है उतने महीने का ही तो लगाओगे। तो ऐसे केस में आपकी कैलकुलेशन अलग होती है। क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग, मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर होता है 1 अप्रैल की जगह, तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, आप 14,600 के ऊपर तो पूरे साल का लगाते 10%, यानी 1,460, और जो 3,000 और ये 500 है, 500 इंस्टॉलेशन के, तो इंस्टॉल भी तो आपने एक कब करा होगा, 1 अक्टूबर को ही किया होगा ना भाई, अगर 1 अक्टूबर को खरीदी है तो इस दोनों अमाउंट पे 3,500 के ऊपर आप निकालते इंटू 10% इंटू 6/10। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? फिर वो दोनों अमाउंट को ऐड कर लेते वो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रखना, इन बातों का याद रखना कि इन चीजों की वजह से आपका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आएगा। ठीक है? क्लियर हो गया भव्या? हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर इसके में वैसे जो सेम क्वेश्चन था, लायबिलिटी में क्या लिखते हैं, वेंडर बस? हाँ वेंडर का मतलब यही है, जैसे क्रेडिटर लिखते हैं, क्रेडिटर के आगे कुछ लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना, तो आप सिर्फ वेंडर लिख सकते हो, या उसको अल्टरनेटिव, मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाया था कि 3 ऑल्टरनेटिव्स होते थे, वेंडर लिख देते थे, या क्रेडिटर फॉर क्या खरीदा है, मशीनरी, क्रेडिटर फॉर मशीनरी करके बोल सकते थे, या कई स्कूल्स में मैंने बताया ना कि कई स्कूल्स में इसको क्रेडिटर भी डाल देते हैं, वो स्कूल में बाइफरकेट नहीं करते, डिस्टिंक्शन नहीं। मेरे हिसाब से करना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें, क्रेडिटर वर्ड इज यूज्ड टिपिकली फॉर गुड्स ओनली, so we should show this separately either by saying vendor or by saying creditors for machinery। और बताओ 17 का एक बार बस सेट ऑफ करवा दीजिए। क्या बताओ? 17 का सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वाला उसमें प्रॉब्लम क्या है, तूने क्या किया, तू अपना बता मेरे को। तुम्हें स्टेप्स बताओ मैंने कैसे कैसे किया। नहीं तूने क्या किया, फोटो भेज उसकी। अब मैंने ओरल किया, मैं लिखकर भेज, पर मैं फोटो भेज नहीं पाऊंगी अभी, वो मम्मी नहीं है घर तो फोन। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हाँ ठीक कोई है। बात नहीं, बट मैं पता क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ ये वाली बात, बिकॉज आई नीड टू नो कि तुम किस स्टेप पे अटके हो। ठीक है, मैं तो करके दिखा दूंगा अभी, हो जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं पता चलेगा ना कहाँ अटक रहे हो, फिर लगे हाँ सर ने जो करा, हाँ ये हो तो रहा था, हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं पहले हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ ना, पहले क्वेश्चन करने के लिए, उसका पर्पस यही होता है कि पता चले कि गलती कहाँ हो रही है या अटक कहाँ रहे हो। देखो आपने जो डाउट्स पूछे ना, ये बहुत जेन्युइन डाउट्स थे, पता चल रहा है आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जितने भी डाउट्स आपने पूछे भव्या ने, आपने, ये पता चल रहा है क्वेश्चंस करें, तभी ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, ऐसे आए नहीं तो आ ही नहीं सकते, करोगे तो समझ में आएगा। हाँ सर जो 15 का फोर्थ पार्ट है वो भी सेम करना है 14 के सेकंड पार्ट जैसे? 15th का फोर्थ पार्ट क्या है, रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 ऑन 27th मार्च बट द परचेजेस वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो आपने गुड्स खरीदे थे 6,000 के, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा,
तो उसको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने क्या नाम है कैसे खरीदे, कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे, लिखा है उसमें तो लिखा था, यहाँ तो लिखा नहीं है, तो क्या मानोगे भाई? रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 6000 ऑन 27 मार्च। क्रेडिट। नॉर्मली तो हम कैश में लेके चलते हैं अगर लिखा नहीं होता तो, याद कर, अगर पार्टी नाम ने लिखा होता तो हम तो कैश में लेके चलते हैं। बट अगेन अगर इस सिचुएशन में वो जनरल एंट्री के लिए था हमारा वो वाला रूल, बट अगर इस सिचुएशन में आप क्रेडिट भी मानोगे तो लिख देना, नोट लिख देना। आई वुड सजेस्ट ऐसी सिचुएशन कभी आती है ना एग्जाम में तो लिख दिया करो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड इट लाइक दिस, क्योंकि वो वाली सिचुएशन जो हमने रूल सीखा था वो जनरल एंट्री के पर्सपेक्टिव से था। यहाँ पे बेटर वही है कि आप उधार पे मान के चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेजेस बढ़ जाएगी और क्रेडिट बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? यस। और बताओ भाई, और कोई डाउट? पक्का? चलो भाई, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस खत्म करो, अब आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास तक सारे क्वेश्चन खत्म होने चाहिए और मेरे को कोई बोलना नहीं चाहिए प्लीज। हाँ, अपने आप पीडीएफ भेज देना, आंसर पीडीएफ रजत हो जाएगा अब नेक्स्ट क्लास से पहले। अब अभी तेरा एग्जाम का कोई पंगा तो नहीं है? सर है। मैं तो कब है, तो कुछ बोल तो सही, बता तो सही, मैं जब बोल रहा हूँ कि हो कल जाएगा तो एग्जाम है कल एग्जाम है, उसके बाद खत्म। सर, मतलब वो वाला नहीं है, स्कूल टेस्ट है मतलब, पर मैम कह रही है प्रोजेक्ट नहीं है तो इसका मार्क्स लगेंगे अरे तो इंटरनल मैं में। एक ही बता मुझे, कल एग्जाम है, ओके डन, उसके बाद पूछ रहा हूँ। और उसके बाद सर अभी शेड्यूल नहीं दिया मैम ने। अरे तो उसके बाद नहीं है ना भाई, तू भी यार, अभी नहीं है करा ना उसके बाद, तो उसके बाद मेरे को तू कल का एग्जाम कर ले, अभी वहां तो परसों होगी ना क्लास, कल एग्जाम देने के बाद Yes, टाइम sir. लगा के, ढंग से टाइम लगा इसी के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के निपटा ले। समझ रहा है मेरी बात? परसों क्लास से पहले पहले मेरे पास आ जाना चाहिए आंसर पीडीएफ, मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़े। तो 1 से 18 तक सारे क्वेश्चंस का। सारे करने हैं बेटा, सारे खत्म करने हैं, ठीक है? आपने शुरू से बिल्कुल नहीं करे अभी तक? मैंने स्टार्टिंग के 5-6 करे हैं। अगर करें तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा तरीका बेटा, अगर बाई चांस आपको अगर टाइम लग रहा है अभी करने में, बार बार फॉर्मेट बनाने में टाइम लग रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, फॉर्मेट बना के उसकी फोटोकॉपी करो, ठीक है? अभी टाइम स्टार्ट, ठीक है? तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फोटोकॉपी कर लो और उसके अंदर करना शुरू करो, बट करो, ये नहीं होना चाहिए कि कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तक मेरे पास ही आ जाने चाहिए। अवनी, तूने भेजे मेरे को, तूने कितने करे थे? नहीं सर, मैंने नहीं दी। तूने क्योंकि करे नहीं है, मैं पिटाई लगाऊंगा तेरी, तू ना ये मेरे को गोलीबाजी करती है ना, सब पता चलता है मुझे। देख ये तू ना है गोलीबाजी मत किया कर। बहुत कम। मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ अवनी, बेटा हम ना टीचर हैं, और हम तुम्हारे सारे इन दौर से गुजर चुके हैं, हमें पता होता है कौन क्या कितना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो ऐसे काम मत किया कर। तो देखो, याद है तू मेरे पास आई थी क्लासेस के बीच में, जब क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही थी, याद है ना? तूने बीच में ज्वाइन किया था, मैंने तेरे से क्या बोला था? मुझे तेरे से दो चीजें चाहिए, बोली थी कि नहीं बोली थी? क्या चाहिए? रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, वो तू करती है, उसमें मेरे को शिकायत नहीं है बेटा। लेकिन दूसरा काम क्या था? रेगुलर होमवर्क करो, वो उसमें तू गड़बड़ कर रही है, और अभी नहीं, 2-3 बार कर चुकी है पहले भी, ऐसा नहीं है कि अभी करना चाहिए, पता चल जाता है बेटा, तो ऐसे गड़बड़ नहीं किया था, तेरा ही नुकसान है उसमें, और किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? देखो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज समझ लो भाई, मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी थी, आप लोगों को डे 1 पे ही बताया था, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना मेरे साथ, देन आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प, ठीक है ना? अगर आप मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, गोलीबाजी करोगे, तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता यार, सॉरी यार, फिर फायदा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस का एक ही लिमिटेशन, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी। हाँ, आपकी मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स है, मैं समझता हूँ, जैसा भी रजत ने बोला पेपर, आई अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू टेल मी ना, यू नीड टू टेल मी इन एडवांस के सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, मुझे बताओ मैं क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें सोल्यूशन दूंगा। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन की जगह बोल देता, एक क्वेश्चन कर ले, दो क्वेश्चन कर ले, ताकि मुझे पता चल जाता कि हाँ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप मेरे को बताओगे कि प्रॉब्लम है, देन आई कैन गिव यू अ सॉल्यूशन, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी, ठीक है? क्लियर है गाइस? अदरवाइज आपको कभी, आई एम श्योर, आपको कभी अगर आप ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो इससे फर्क नहीं पड़ता,
फिर आराम से समझ में आता है। हाँ, टेक्निकल चैलेंजेस कई बार आते हैं, कई बार मान लो आपका नेटवर्क नहीं सही चल रहा, मेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा, वो तो फिजिकल क्लासेस में भी आते हैं। कई बार टीचर लेट पहुंचता है, कई बार लाइट चली जाती है। तो चैलेंजेस आर एनीवे एवरीवेयर, कहीं भी हर जगह हर तरह से है। तो थोड़ा सा ये सपोर्ट आपसे चाहिए कि आप ऑनेस्टली मेरे साथ लगे रहो, मेरे को बताओ, ठीक है, जहां दिक्कत आ रही है मुझसे डिस्कस करो ताकि मैं हेल्प कर सकूं। क्लियर? ठीक है अवनी, अब इतनी देर से बोल रहा था तो सुन रही थी? ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास से पहले अवनी तेरा आना चाहिए सबसे पहले मेरे पास। हाँ ठीक है सर। चल डन बेटा, ओके बाय 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 एवरीवन। आज मैं सोचा जल्दी क्लास ओवर हो जाएगी, 10 मिनट ऊपर ही हो गई, कोई बात। बाय एवरीवन, बाय बाय।